नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों के बारे में बताएंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर के तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल की, तो के कविता ने कल कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के साथ जो भी वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो वह क्या बोलते हैं मणिपुर से। मणिपुर में लंबे समय से चल रही हिंसा के बीच जो है वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पे हालात काबू नहीं हो पाए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो वो है दिल्ली से कि दिल्ली में क्या बोलते शनिचर को, सैटरडे को रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक के मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। विधायकों से बातें हो रही हैं, बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं उनसे बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। साथ ही अगर दिल्ली की एक और ख़बर की बात करें तो है अमानतुल्लाह खान से कि अमानतुल्लाह खान के बारे में कल बोला गया था कि अमानतुल्लाह खान फ़रार चल रहे हैं और उनको ढूंढने के लिए यूपी और क्या बोलते हैं राजस्थान, हरियाणा पुलिस को ये दिया गया था कि अगर वो आपके यहाँ मिल जाए तो हमें वापस को। उसके बाद आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो वहाँ पर कुंभ चल रहा है और कुंभ को लेकर के हालात ये हैं कि जो प्रयागराज के रहने वाले लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हैं, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं। और वो निकल के भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लग रहा है। बिहार से लेकर के यूपी के प्रयागराज से आगे तक हर जगह जाम लग रहा है। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शायद जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो बीआरएस के एमएलसी के कविता, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने झूठे वादों से तेलंगाना में महिलाओं को धोखा दिया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल समाज के लगभग हर वर्ग को धोखा दे रहा है। एमएलसी ने तेलंगाना सरकार को महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने में मतलब गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने जो महिलाओं से वादे किए थे अगर वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपको इसका बड़ा ही क्या बोलते हैं बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं कविता ने हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देने के अपने वादे को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की जो विफलता है उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि 14 महीने तक सत्ता में रहने के बाद भी वादा लागू नहीं किया गया है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि तेलंगाना में जो कि बीआरएस पार्टी है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को घेरती रहती है। अभी तक केटीआर घेर रहे थे, अभी चंद दिनों से ये चीज़ें चेंज हुई हैं और अब कविता काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। और कविता ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, शायद जिस तरह से बोला गया है कि 14 महीने हो गए हैं अभी तक वादे लागू नहीं किए गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि कविता जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, तो के कविता की बात करें या फिर बीआरएस की बात करें तो उनका एक्टिव होना भी लाजमी इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पे पंचायती चुनाव भी होने हैं और एमएलसी को लेकर ऑलरेडी इलेक्शन चल रहे हैं। अगर हम के कविता की बात करें तो उन्होंने तेलंगाना जो सरकार है उस पर सवाल खड़ा किया है और के कविता ने इस बात को माना है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है महिलाओं को लेकर जो बस फ्री सेवा दी है उसको तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ गवर्नमेंट सही काम कर रही है, लेकिन उसके उलट अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को लेकर जो बस फ्री योजना जो चलाई जा रही है उसमें अब सरकार जो है उसको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बस सेवाएं हैं आखिर अब उसको बढ़ाया जा रहा है कि नहीं। और सवाल ये भी है कि देखा जा रहा है कैसे बस में महिलाओं को लेकर जो बस यात्रा फ्री कर दी गई है लेकिन उसके बाद बस में काफ़ी भीड़ हो रही है। तो कविता ने ये कहा है कि बस को बढ़ाने की ज़रूरत है और भी जो उसमें इशूज आ रहे हैं उस पर तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो उस पर गौर करे। अगर हम कविता की बात करें तो उन्होंने खास तौर पे जो महालक्ष्मी योजना है उसके तहत जो 2500 रुपये मासिक सहायता देने की बात की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से,
उन्होंने उसको लेकर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उस पर तंज कसा है। वही अगर हम टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ की बात करें तो उन्होंने जो बीआरएस है उस पर यह आरोप लगाया है कि बीआरएस जो है वो बीजेपी को एमएलसी चुनाव में फायदा पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में जो बीआरएस है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो जो कांग्रेस के यहाँ पे जो टीपीसीसी अध्यक्ष है महेश कुमार गौड़, उनका यह कहना है कि बीआरएस इसलिए नहीं उतार रही है क्योंकि वो खुले तौर पे जो बीजेपी है उसको समर्थन देना चाहती है। देखा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये आरोप लगे थे कि जो बीआरएस है वो शायद बीजेपी को जो यहाँ पे समर्थन दिए है अंदरूनी, लेकिन अब जो महेश कुमार गौड़ है उन्होंने ये दावा किया है कि जो बीआरएस है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है और यही वजह है कि लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिल्कुल सही। जिस तरह से देखिए कि जब आप सत्ता में होते हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि यहाँ की लोकल पार्टी है और तेलंगाना आंदोलन से निकली है, और कहीं ना कहीं जब से तेलंगाना स्टेट का गठन हुआ है तब से वो सत्ता में थी, उन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए। लेकिन जब एक तरह से जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चले गए 10 साल के बाद, उसी तरह से शुरुआत केसीआर से हुई थी, बीआरएस से हुई थी कि केसीआर की सरकार गई, उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अलग हुई। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसका काम ही होता है कि आपकी हर एक जो भी कमी हो या क्या बोलते हैं जिसमें आप थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हो उसको वो जो है क्या बोलते हैं पूरी तरह से उठाए, और ये जनता के सामने इस तरह से पेश किया जाता है कि हाँ हम मतलब अपोजिशन में एक्टिव मेंबर हैं और हम सही से काम कर रहे हैं। लेकिन कुमार गौड़ ने तो ये भी कह दिया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे यहाँ पे, उस विधानसभा चुनाव तक जो बीआरएस है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। देखिए अब जो सत्ता में होते हैं उसके पास भी कुछ एमएलएज या फिर कुछ लोगों के सोर्सेज होते, क्योंकि कुछ एमएलएज इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में लंबे समय से जो हिंसा चली आ रही है उसके बीच में जो है संडे को जो मणिपुर के सीएम हैं बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ गई हैं। फिलहाल एन बीरेन सिंह जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आज बीजेपी नए सीएम का चयन नहीं कर पाती और विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने के कोई कदम नहीं उठा रही है। अब यहाँ पे शायद एक चीज़ ये हो गई कि बीजेपी की गवर्नमेंट में जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे वो सारी चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और वो आज अगर अपना क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री चयन नहीं करते तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पे चुनाव होंगे। और चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी या कोई और पार्टी जीत जाएगी तो सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा कि आपने ये हालात सही क्यों नहीं किए। लेकिन वहीं जो 2 साल से पिछले हालात ये चल रहे हैं, इस पे जो है न संसद में जो है जो सत्ता पक्ष है वो बात करना चाह रहा है। इतनी टाइम के बाद, इतनी जब अपोजिशन ने इतनी आवाज़ उठाई उसके बाद पता नहीं क्यों आ करके फिर एन बीरेन सिंह ने, जब उन्होंने ये देखा होगा कि हमसे अब नहीं संभला जाए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इसमें वहाँ पे राष्ट्रपति जो वो होगा वो लागू होगा शासन। उसके बाद जब चुनाव होंगे या फिर कुछ कमेटी का गठन किया जाएगा कि आप जा करके बातचीत करें दोनों समुदाय से। उसके बाद जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता में आएगी, जो पार्टी सत्ता में आएगी उस पर कहीं ना कहीं बर्डन नहीं होगा। देखिए अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर लगातार जो पिछले 2 सालों से वो अभी तक उसी स्थिति में है जैसे पहले था। मणिपुर को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा किया गया। यहाँ पे देखा गया कैसे जो देश के प्रधानमंत्री है उन पे जो विपक्ष लगातार दबाव बनाते रहा कि वहाँ वो दौरा करें, लेकिन विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास विदेशों में या दूसरे राज्यों में दौरा करने का वक्त है लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। अगर हम बीरेन सिंह की बात करें तो वो फिलहाल अभी वहाँ से मुख्यमंत्री पद से जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अंदाजा वहाँ पे शुरू से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर हम बीरेन सिंह की बात करें तो देखा गया कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ पे और जो स्थानीय जो पार्टी है उसके साथ वहाँ पे वो गवर्नमेंट में सरकार चला रहे हैं। इसके पहले भी कहा जा रहा था कि जो बीरेन सिंह है वो इस्तीफा देने के लिए बात कही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो आला कमान है उनको समझा बुझा लिया गया
इस बार जो बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया उसमें यह कहा जा रहा है कि जो विपक्ष वहां पे एक विधेयक लाने वाली थी जिससे सरकार गिरने का डर था, ठीक जो वहां पे विधानसभा सत्र चलने वाले थे उससे एक दिन पहले जो यहाँ बीरेंद्र सिंह हैं इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई। उसमें 40 में से 20 विधायक उनके बैठक में शामिल हुए, जबकि और जो विधायक है वो बैठक में शामिल नहीं हुए। तो वहीं से अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि अब जो मणिपुर है वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं चल पाएगी, और उसके बाद तुरंत बीरेंद्र सिंह ने वहां से इस्तीफा दे दिया। अभी अगर बात करें तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब विदेश से दौरा पर लौटेंगे उसके बाद से वहां पे बैठक होगी, और अभी भी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इसको लेकर बैठकें हो रही हैं, और अगर वहां पे मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं आता है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी अन्य पार्टी या फिर अगर वहां पे इलेक्शन हो और कोई और दूसरी पार्टी हो तो जो बीजेपी के दरमियान या फिर कह अभी जो वहां पर स्थिति है वो सारे स्थिति मौजूदा वक्त जो उस टाइम की सरकार होगी उस पर मर दिए जाएंगे, और उन पर सवाल खड़ा किया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए आपने इस चीज को कैसे नियंत्रण नहीं कर पाया। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि दिल्ली में भी बैठकें चल रही हैं, तो दिल्ली में सैटरडे को जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया था और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 48 सीट्स बीजेपी के खाते में आई हैं दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी बहुत पीछे रह गई है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो केजरीवाल हों, सिसोदिया हों, सौरभ भारद्वाज हों, सत्येंद्र जैन हों, ये सारे लोग हार गए आतिशी को छोड़ करके। लेकिन वहीं दिल्ली में जो बीजेपी किसे अपना सीएम बनाएगी इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है, पार्टी में भी मंथन चल रहा है। इस बीच मंगलवार को एक बड़ी बैठक भी हुई है संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में संसद भवन में एक बैठक हुई है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के चुने हुए विधायकों में से ही दिल्ली का सीएम बनेगा, और ये भी एक चीज़ कही गई है किसी सांसद को बीजेपी का सीएम नहीं बनाया जाएगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के 10 विधायकों से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से अलग अलग कर्टेसी मीटिंग का समय मांगा गया था। जिस तरह से चीज़ें चल रही थी कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई चुने हुए सांसदों में से हो, लेकिन अभी जो खबर आ रही वो ये है कि कोई भी चुना हुआ सांसद दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो एमएलए चुने गए हैं, जो विधायक चुने गए हैं वहाँ से 48 में से, उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा। ये भी बात सामने आ रही थी कि दिल्ली में शायद जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो शीला दीक्षित जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जाने से कुछ समय पहले आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। आतिशी के बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री बनाई जाए दिल्ली में। तो जिस तरह से सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, उसके बाद फिर ये रही शीला दीक्षित, फिर आतिशी, तो हो सकता है चौथी कोई और मिल जाए दिल्ली को। अगर दिल्ली की बात की जाए तो अगर बीजेपी किसी महिला को लाती है तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई महिला हो और चौथी बार कोई महिला मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली की कमान संभाले। अगर हम दिल्ली में अभी विधायक दल की बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका की जो यात्रा है उस यात्रा को करने के बाद जब दिल्ली आएंगे उसके बाद वहां बैठक होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी में विधायक दल का नेता कौन होगा और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसकी कमान किसको सौंपी जाए। अगर हम इस रेस की बात करें तो इसमें प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता समेत कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही तो प्रवेश वर्मा की हो रही है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह गया कि सांसद जो है उसमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शुरू से ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी को देखा गया कैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अनोखे तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री लाया जो कि कभी चर्चा ही नहीं हो रही थी। तो कहा यह जा रहा था कि शायद बीजेपी किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से पुष्टि कर दी गई है कि कोई सांसद मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन अब जो वहां पे विधायक है उस विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो इनका नाम इसलिए भी आगे लिया जा रहा है क्योंकि देखा गया दिल्ली दंगा जब हुआ 2020 में तो उसी वक्त से इनका जो चेहरा है वो काफ़ी सामने आया। फिर इस बार इलेक्शन की बात करें तो ये खुद जो केजरीवाल है उनको हराकर ये दिल्ली की जो कमान है वो संभालने में विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। चुनाव के दरमियान भी इन पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी इनके चेहरे पर जो दिल्ली की सत्ता है वो संभाले और उस पर राजनीति करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी जो है प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा के अलावा किसी और को भी सीएम बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने राजस्थान में देखा, जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि उन्होंने वो फेस जो जिन पे कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से हमने देखा कि भाई राजस्थान में
जो वसुंधरा राजे उन पर कयास लगाया जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या एक जो और बड़े लीडर्स थे उन सबको हटा के भजन लाल को बनाया गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में यादव जी को बनाया गया, सीएम मोहन यादव। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे किसी और को बनाया गया छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिल्ली पे भी कायद हो रही। और ये जो आपने अभी एक बात बोली थी कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कोई सांसद या कोई सांसद मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो ये बीजेपी की तरफ से अभी क्लियर नहीं कहा गया है। ये कुछ लीडर्स हैं जिनकी तरफ से ये बयानात सामने आए और कोई बड़े लीडर्स की तरफ से सामने नहीं आए। और वहीं दूसरी चीज़ ये भी कि जिस तरह से आप देखें कि अगर किसी और प्रदेश में किसी और की सरकार बनती है तो वहाँ पे अगर सीएम फेज का 2 दिन में अनाउंसमेंट नहीं होता है तो बीजेपी और जो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं मीडिया चैनल्स हैं वो किस तरह से आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि पार्टी में फूट है, पार्टी में। अभी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा कि जब रिजल्ट आ गया उसके काफ़ी टाइम के बाद जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान कर दिया कि 5 तारीख को होगा, तो 3 तारीख को उन्होंने सीएम का ऐलान किया। उस दौरान भी वहाँ पे देखा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अलग धुन में घूम रहे थे। तो अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है कुछ विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत भी आज कर सकते हैं। और जिस तरह से शायद कल आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मंत्रियों, पंजाब के सांसदों से मुलाकात की है, तो कुछ बीजेपी लीडर्स का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ तो हार गए हैं लेकिन अब शायद वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का आरोप अगर आम आदमी पार्टी पे है तो बेहतर आम आदमी पार्टी जानते होगी कि क्या अब सच में वो मुख्यमंत्री के लिए कोई कुर्सी ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले रवि किशन से सवाल किया गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनका जवाब ये था कि कोई अजूबा होगा, कोई नया होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा कुछ नया करती है। अगर हम बात करें बीजेपी खेमे की तो बीजेपी में ये चीज़ खुली तौर पर देखी जाती है कि जो बीजेपी के विधायक हो या फिर उनके जो नेता हो वह अंदरूनी बगावत बहुत कम ही करते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमने कर्नाटका देखा कैसे 2 नेताओं के बीच कैसे टकरार चलती है, अभी भी ऐसा माना जाता है। हमने राजस्थान देखा तो कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में ये चीज़ें हैं कि बीजेपी के जो नेता होते हैं अगर बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री का ऐलान कर दे तो उसके नेता कभी उनसे बगावत नहीं करेंगे या फिर उनसे 50-50 का जो रेशियो होता है वो कम ही डिमांड करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये मजबूरी और कांग्रेस के जो अपने नेता हैं उन पे शायद जो कांग्रेस का आला कमान है उन पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है और यही वजह है कि कांग्रेस इस वक्त पीछे है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कैसे कुछ नेता खुले तौर पे मीडिया के सामने बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री, बोलने से ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री वही होंगे, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो शायद पार्टी से निकल जाए। लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किसी और को भाजपा बनाती है, लेकिन उसके बाद उसके नेता का कोई विवादित बयान नहीं आता है जो पार्टी से बगावत की तरफ इशारा करे। दिल्ली में भी यही कहा जा रहा है कि दिल्ली में अगर बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, चाहे प्रवेश वर्मा हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा या किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दे, तो बीजेपी के खेमे में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनसे बगावत कर ले। अगर हम बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को काफी करारी हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ पूरे श्योर थी कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के दूर की बात उनका यह दावा था कि हमारी सीटें सबसे ज्यादा होंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को मुंह के बल गिरना पड़ा। अब जो बीजेपी है वो आरोप ये लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली छोड़कर अब अपनी जगह वो पंजाब में ढूंढ रही है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं जो जीत के आए हैं उनमें से एक अमानतुल्लाह खान जो हैं उन पे कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने खान की गिरफ्तारी के लिए करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान जो हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज एक बयान भी सामने उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में ही हूं और ये पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को जो क्या बोलते हैं एक तरह से परेशान किया जा रहा था, जिसके लिए मैं बोल रहा था, तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये कहानी गढ़ी। देखिए, अगर दिल्ली की बात आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह खान है उनकी बात की जाए तो पुलिस का आरोप ये है कि कोई एक अपराधी है, उस पर ऑलरेडी केस दर्ज है हत्या का, शायद हत्या कोशिश करने की, और उस आरोपी की जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस का आरोप ये है कि अमानतुल्लाह खान जो हैं
उनके जो समर्थक हैं वो और अमानतुल्लाह खान खुद वहां पे पहुंचे, भीड़ नियंत्रण हो गई और जो आरोपी है वो भागने में फरार रहा। तो ये पुलिस का आरोप है और पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार हर जगह छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान की अभी तक कहीं पे भी लोकेशन ट्रैक नहीं हुई है और वो गिरफ्तार नहीं हुए। वही आज अमानतुल्लाह खान ने खुद एक मैसेज जारी किया और उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं कहीं नहीं भाग रहा। लेकिन देखा जाता है कि अमानतुल्लाह खान की अगर बात की जाए तो शुरू से उन पर कई तरह के केस दर्ज हैं और उन पर लगातार आरोपी होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस साबुत बड़े केसों में नहीं देखा जाता है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की बात करें तो उन पर आरोपी ये भी लगा है कि जो आम आदमी पार्टी कुछ बड़े जो नेता हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान पर जिस तरह से हर वक्त उन पर एक एलिगेशन लगते रहता है कि वो विवादित बयान देते हैं या फिर कह लें कि वो कई तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस उन पर लगातार एफआईआर दर्ज करती है या फिर उन पर केस होते हैं, लेकिन अभी तक उन पर ऐसा नहीं देखा गया कि कोई सच में कोई ठोस सबूत मिल जाए जिससे वो आरोपी पूरी तरह से कहा जाए। बिल्कुल सही। जिस तरह से अमानतुल्लाह खान की बात की जा रही है, तो जब से ये पहले भी चीज़ें बोली गई थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो दिल्ली में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे एमएलएज हैं जिन पे केस चल सकता है। इस तरह से अमानतुल्लाह खान अभी हालांकि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, लेकिन जिस तरह से 27 साल का सूखा बीजेपी ने कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत के साथ सफलतापूर्वक उसे ख़त्म किया, एक तरफा सीटें लेके आना, देखा जाए तो एक तरफा सीटें हैं 48-22, काफ़ी फ़र्क है दोनों में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर सीएम के बारे में कोई नाम सामने नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं संगठन की अपनी कहानी होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि और पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो उनका सीएम फेस पहले से ही बाहर होता है, लेकिन ये हमेशा बाद में सीएम लेके आती है। देखिए, अगर कहा जाए एक चीज़ तो क्लियर है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जो उसके विधायक हैं या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की बात की जाए तो वो अब इतनी राह आसान होने वाली है नहीं। उसके बाद अगर हम खुद जो अलका लांबा है उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी थी कि अगर आपके पास दम है तो आप अपने जो 22 विधायक हैं उनको बचा लीजिए। तो कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में अब इतना आसान है नहीं, और खुद जो केजरीवाल हैं जो उनके विधायक हैं शायद उन पे भी कुछ विधायक ऐसे हो शायद कि बाद में बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि आरोप लगते रहा कि बीजेपी हर राज्यों में जो पार्टी है उसको तोड़कर उसके जो विधायक है अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विपक्ष का नेता है वो किसको चुना जाता है। क्या जो केजरीवाल है वो आतिशी को चुनती हैं, या फिर जो आरोप ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री के हार की एक खासा वजह यह भी है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे दूर हुए हैं, और इसकी खासा दो वजह यह मानी जा रही है कि जैसे उन्होंने दिल्ली दंगा को लेकर बयानबाजी की थी या फिर कोरोना काल को लेकर, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो आतिशी को लाते हैं या फिर किसी अल्पसंख्यक का चेहरा सामने लाते हैं और जो वो वोट बैलेंस है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से हमने बात की कि दिल्ली में चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, एक पार्टी की एक तरफा जीत हुई, एक पार्टी जो है जो अपने वादे कर रही थी कि जो दावा कर रही थी कि हम 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता, वो पार्टी खैर 10 साल में ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी उसे, और जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो उनको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुंभ चल रहा है जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है और तकरीबन 28 दिन हो गए उसको। इस बीच ये भी कहा जा रहा है और न्यूज़ भी सामने आ रही है, लोगों का बताना भी है, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं कि कुंभ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उत्तर प्रदेश में लोगों को हो रही हैं। बिहार से आने वाली गाड़ियों में लोग जो है क्या बोलते हैं, जिस तरह से भूसा भरा जाता है उस तरह से भरे जा रहे हैं ट्रेनों में। उसके बाद जिनको जगह नहीं मिल रही है वो जो सरकारी संपत्ति जिसे बोला जाता है कि ट्रेन जो है आपकी सरकारी संपत्ति है, इसका आप ध्यान रखें, तो उसका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, उसमें डंडे चला जा रहे हैं, उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में जो है लोग हाउस अरेस्ट हैं, उनको घर में बंद होना पड़ रहा है क्योंकि बाहर आप निकल नहीं सकते, और अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन सामना करना पड़े जो कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। जिस तरह से प्रयागराज में शायद कुंभ जो चल रहा है इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की थी, बहुत ज़्यादा बातें कही थी, लेकिन वो सारा कहीं ना कहीं अब धराशायी होता नज़र आ रहा है। वो जो पीआर उन्होंने बनाया था, जितने भी एडवर्टीजमेंट दिए थे, वो सारे कहीं ना कहीं अब धराशायी होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है।
कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब झूठ है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो कि वहाँ के लोग हमें बता रहे हैं, उनसे तो यही नज़र आ रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस तरह से तैयारियां नहीं की जिस तरह से उसने उसका बखान किया। देखिए, कोई भी ये नहीं कहता कि हमारा जो जो दही है वो खट्टा है। अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ में जो वहाँ की जो सुविधाएं, सिर्फ उसमें नहीं बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सुविधा के साथ साथ अभी जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी जो मौत हो रही है, उस पर भी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कल देखा गया कैसे जो आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना के 7 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश का कोई एक जगह है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसमें 7 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। हालांकि यहाँ के जो किशन रेड्डी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। जो KTR है, उन्होंने भी तंज कसा है। लेकिन जिस तरह से कुंभ मेले को लेकर महाकुंभ जो चल रहा है, उसकी जो तस्वीरें हैं उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कैसे जो सरकारी संपत्ति है, रेलवे, उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। अगर उस सिचुएशन पे, उस जगह पे कोई और होता तो क्या सरकार का यही रवैया होता? या फिर जिस तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है, अगर उस जगह पे किसी और धर्म के लोग होते तो क्या सरकार ऐसी चीजें छुपाने की कोशिश करती, या फिर आज उसको बड़े मीडिया फिर बड़े अखबारों में जगह दी जाती और उसको जिहादी तक नाम दे दिया जाता? बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में जो जितनी महंगाई चल रही है कि आपको 400 रुपए में एक थाली खाना मिल रहा है। 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। बाइक पे बैठा कर अगर आप किसी को सफर करा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिए तो वहां पे 100 रुपए लिए। तो कहा जाता है ना, आपदा में अवसर ढूंढना, तो वहां पर भी एक तो सत्ता पक्ष को भी आपदा में अवसर मिल गया, और शायद वहां पे जो निवासी हैं उनको भी। और वो भी बेचारे क्या करें, रोजगार है नहीं तो कहीं नहीं कुछ तो करना है, तो वो भी इसी में सोच रहे 2 रुपए कमा ले, ताकि जो सरकार की जो इकोनॉमी है वो हम शायद बढ़ा दें इससे। बिल्कुल सही, सरकार की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। और आप ये देखिए कि एक आलू का पराठा जो है, या खाली पराठा जो है, वो 400 रुपए का मिल रहा है। खाने से पहले भूख मर जाए, खाने से पहले ही भूख मर जाए कि भाई 400 रुपए का पराठा। इतना महंगा तो मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट पे मिलता होगा, जो कि अडानी के उसमें रहते हैं। खैर नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ।